मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप घर पर सुरक्षित होंगे। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे होंगे। समय को यूं ही व्यतीत नहीं करते होंगे। बेहतर भविष्य या उज्जवल भविष्य के निर्माण में आप अविरल गति से लगे होंगे। इस दिशा में मैं आज आपके सामने 4th चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूं। आपका 4th चैप्टर पाषाण काल है। पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। पाषाण काल का तात्पर्य है, पाषाण काल का तात्पर्य है ऐसा काल जिसमें आदि मानव के द्वारा अपने क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता होगा या किया जाता था। पाषाण का तात्पर्य पत्थर होता है। पाषाण का तात्पर्य पत्थर होता है। इसे ही अंग्रेजी में स्टोन कहा जाता है। स्वाभाविक बात है, वेरी नेचुरल मैटर इज दैट जिस काल में जिस चीज का विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है, उस काल का नाम उसी वस्तु या पदार्थ के नाम पर पुकारा जाता है या रखा जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक बात बताऊं, जैसे वर्तमान में लोग कहने लगे हैं यह प्लास्टिक एज है, यह प्लास्टिक एज है, या लोग कहने लगे हैं यह स्टेनलेस स्टील एज है, यह स्टील एज है। इसका तात्पर्य है प्लास्टिक की उपयोगिता मानव जीवन में बढ़ते चली जा रही है। स्टील की उपयोगिता काफी जोर शोर से बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से लोग इस नाम से इसे पुकारने लगे। कुछ लोग तो इसे न्यूक्लियर एज कहने लगा है, परमाणु युग कहा जाने लगा। क्यों भाई? परमाणु का जो प्रयोग नकारात्मक और सकारात्मक कार्यों में होने लगा है, लेकिन मानव के बेहतर जीवन के लिए, मानव के उत्तरोत्तर विकास में परमाणु की अहम भूमिका बढ़ते चली जा रही है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, परमाणु से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। इसलिए अब धीरे धीरे जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, इस युग को परमाणु युग कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। उसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार से जिस काल में लोग अपने जीवन में अधिकांश रूप से पत्थर का प्रयोग किया होगा, इसी वजह से इतिहासकारों ने उसका नाम पाषाण काल रख दिया। पाषाण काल को कई भागों में बांटा गया है। मूल रूप से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसे 3 भागों में इसे बांटा गया है। नंबर 1 इज दैट पुरा पाषाण काल। सेकेंड इज दैट मध्य पाषाण काल, एंड थर्ड इज दैट इज नव पाषाण काल। नव पाषाण काल।
इनके काल के संबंध में काफी विवाद है, कंट्रोवर्सी है, इसलिए काल का विवरण देना सर्वथा अनुचित होगा और ये न्यायोचित भी नहीं माना जाता है। लेकिन मोटे तौर पर ये 2.5 लाख ईस्वी पूर्व इसे माना गया है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। अब सवाल है कि इसे 3 भागों में कैसे बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। आखिर इसके बांटने का कुछ आधार तो होगा। इसके बांटने का जो आधार है वह सबसे महत्वपूर्ण आधार है। पूरा पाषाण बांटने का जो आधार है, इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार है आदि मानव के द्वारा जो औजार बनाए गए, उन औजारों में जो भिन्नता देखी गई है, उन औजारों में जो भिन्नता पाई गई है, उसी भिन्नता के आधार पर, उसके निर्माण शैली के आधार पर, उनकी तकनीक के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसा कि हमने अभी आपसे कह चुका है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल के संदर्भ में ये समझते हैं, ये पूरा पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है, इसकी वस्तु स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता थी। तो पूरा पाषाण काल की विशेषता, इनकी विशेषता निम्नलिखित है। मेन फीचर ऑफ पैलियोलिथिक एज इज दैट, नंबर 1, पहली विशेषता है ये लोग जंगलों में रहा करते थे। ये लोग जंगलों में रहा करते थे, लिव्ड इन डेंस फॉरेस्ट, जंगलों में रहा करते थे। सेकेंड बात इनका है कि ये लोग प्राकृतिक आवास में रहते थे। प्राकृतिक आवास का तात्पर्य है जैसे गुफा हुआ, तो प्राकृतिक आवास में रहा करते थे। तीसरा बात इनका था, ये नग्न अवस्था में रहते थे। नग्न अवस्था का तात्पर्य है ये किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं पहनते थे। चौथी बात है कि ये लोग पशुवत जिंदगी जीते थे, यानी पशुओं की तरह रहते थे। इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। पांचवी बात, ये कच्चा मांस खाते थे। इसका तात्पर्य है कि अभी तक यह बिल्कुल, ये क्या थे, असभ्य थे और कच्चे मांस का प्रयोग करते थे। छठी बात, ये लोग एक स्थान से, ये लोग उत्पादक नहीं थे। ये उत्पादक नहीं थे। और यदि हम लोग देखें कि इस काल के मानव का, किस कैटेगरी का मानव था, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि पाषाण काल में किस कैटेगरी के ये मानव होते थे, तो उसमें स्पष्ट रूप से होता है ये निग्रिटो प्रजाति के मानव थे। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये निग्रिटो प्रजाति के मानव थे। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि पाषाण काल के लोग निग्रिटो प्रजाति के मानव थे। ये निग्रिटो प्रजाति के मानव थे। और इनकी अगली विशेषता ये है, यह जो काल था, यह हिमवर्तन का काल था। ये हिमवर्तन का ये काल था। तो हिमवर्तन का काल था, इसका तात्पर्य है कि इस काल में पूरी पृथ्वी हिम से ढकी हुई थी। हिम से ये ढकी हुई थी, चारों तरफ हिम ही हिम था। हिम के अलावा और कुछ भी नहीं था। यानी कह सकते हैं
स्नो लॉगिंग था। यही कारण है कि पूरा पाषाण काल में मानव एक स्थल से दूसरे स्थल जाने में असमर्थ रहते थे। उनमें जाने में बड़ी बाधा उत्पन्न होती थी। अब इससे एक एक पॉइंट और हम इससे पहले देख लें कि वास्तव में मानव का आविर्भाव कहाँ हुआ। तो ऑलरेडी हमने ये पिछले क्लास में ये बात कह चुका है कि मानव का जो आविर्भाव हुआ है ये अफ्रीका में हुआ है। और कौन मैदान में हुआ है? ये सवाना घास के मैदान में हुआ। सवाना ये घास के मैदान में हुआ है। और इसका यदि पीरियड देखें तो ये है 26 लाख ईस्वी पूर्व। 26 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व इसका क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ था। अब भारत में यदि इसको देखें कि भारत में ये मानव कब आए भाई, तो भारत में ये मानव महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल पर आए थे। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल पर ये आए थे। तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल पर इनका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ये 14 लाख वर्ष पूर्व का है। ये 14 लाख वर्ष ये पूर्व का है। यहीं से इनका क्या प्राप्त हुआ है? यहीं से इनका ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि मानव का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये अफ्रीका से, और भारतवर्ष में जो प्राप्त हुआ है यह महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा पाषाण काल की वस्तु स्थिति थी। ये सब अनुमान के आधार पर कहा जा रहा है। इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यदि हुआ भी है तो लिपि तो नहीं है। तो लिपि के अभाव में कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहना गलत होगा। इसीलिए तर्क और अनुमान के आधार पर ये सारी बातें कही जा रही है। अब अगला पॉइंट है, इसका सवाल है, इनका औजार क्या था? इसका औजार क्या था? तो औजार इसलिए हम लोग महत्वपूर्ण करते हैं, इनका दुश्मन जो सबसे पहला दुश्मन था वह पशु था, जंगली जानवर था, हिंसक पशु था। क्यों? एक दोनों दूसरे का शिकार करते थे। पशु भी चाहते थे कि हम मानव का शिकार करके अपनी क्षुधा को शांत करें, अपनी भूख को शांत करें, और मानव भी चाहते थे हम पशु को मारकर अपनी क्षुधा शांत करें। परिणाम स्वरूप क्या था? पशु और मानव के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी। तो इस अवस्था में इससे बचने के लिए, जंगली जानवर से बचने के लिए मानव ने कुछ प्रयास तो किया होगा, कुछ औजार तो बनाया होगा। इसीलिए इन लोगों ने औजार बनाया। किस चीज का औजार बनाया? ये पत्थर का औजार बनाया। इसका जो औजार होता था, पूरा पाषाण काल के लोगों का औजार ये पत्थर का होता था। और कैसा औजार होता था? बड़ा होता था, बड़ा होता था, भारी होता था, भारी होता था। और भोथरा, भोथरा का तात्पर्य है ब्लंट होता था। यदि इसकी फीचर को हम लोग देख लें तो स्वभावतः हम देख सकते हैं यह औजार प्रयोग में बेहतर तरीके से लाया नहीं जा सकता होगा। क्यों? यह भारी है, भोथरा है, बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रमुख स्थल कौन कौन है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रमुख स्थल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पैलियोलिथिक एज को आप देख सकते हैं। ये जो प्रमुख स्थल है ये बराबर पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठिए, चाहे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठिए, चाहे पीसीएस एग्जामिनेशन में बैठिए, या अन्य एग्जामिनेशन में जैसे रेलवे है, एसएससी है, एलडीसी है, यूडीसी है, या कोई भी एग्जामिनेशन, मे बी एनी एग्जामिनेशन। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं इसका जो 2-3 स्थल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला स्थल इसका क्या है? सबसे पहला स्थल इनका भीम वेद का है। ये
सबसे पहला स्थल भीमबेटका है। भीमबेटका के संबंध में 2-3 बात आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, अपने मन और मस्तिष्क में स्थित कर लीजिए। तो भीमबेटका पहले कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत वाले भाग में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत वाले भाग में स्थित है। और यहां से जो गुफा प्राप्त हुई है, सेकंड फीचर इज दैट यहां से जो गुफा मिला है, उस गुफा से आदि मानव के क्रियाकलापों का अवशेष मिला है। आदि मानव के क्रियाकलापों का अवशेष मिला है। और हम यदि इसकी अगली विशेषता देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षोपयोगी है, यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन ऐसा स्थल है जहां से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के आदि मानव की चित्रकारी यानी गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो ये आंसर आता है आपका, ये आता है भीमबेटका। जब पुरातत्वविद भीमबेटका की गुफाओं के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों में आदि मानव के द्वारा चित्रकारी की गई है, चित्रकारी की गई है। तो स्वभावतः यह बात है, मानव उसी चित्र को करता है जो उनके जेहन में उस समय की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार विद्यमान होता है। तो ये आदि मानव ने क्या बनाया है? ये आदि मानव दिखाया है कि एक तरफ क्या है, इसमें क्या चित्रकारी में दिया गया है। एक तरफ आदि मानव का ये यहाँ पर क्या है, ये झुंड है, और दूसरे तरफ एक हिंसक प्राणी है, और उस हिंसक प्राणी का शिकार करते हुए ये दिखाया गया है। तो इस चित्र से कई बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1 इज दैट जब कभी ये लोग शिकार करते होंगे जानवरों का, ये झुंड बना करके जाते होंगे, और झुंड में इनका क्या करते होंगे? ये शिकार करते होंगे। अकेले जानवर का शिकार करने में ये लोग असमर्थ रहे होंगे। इसलिए ये चित्र स्पष्ट करता है कि मानव जब कभी भी जानवरों का शिकार करते थे, वह झुंड में जाकर शिकार करते थे, झुंड बनाकर शिकार करते थे। सेकंड पॉइंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सोहन नदी घाटी। ये सोहन नदी घाटी, ये सोहन नदी घाटी प्रमुख स्थल है। ये स्थल कहाँ पाया जाता है भाई? तो कहता है ये सोहन नदी है, और ये नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये जो सोहन नदी है, ये नदी है और सिंधु नदी की ये सहायक नदी है, और वर्तमान में पंजाब यानी जो पाकिस्तान स्थित पंजाब है, वहीं पर यह बहती है। और ये सोहन नदी घाटी के किनारे आदि मानव के क्रियाकलापों का अवशेष मिला है। यहां से कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जो सामान्य प्रकृति के नहीं है, जो कॉमन नेचर नहीं है, कॉमन फीचर नहीं है। इसको जब पुरातत्वविदों ने जांचा, परखा, तो उससे स्पष्ट यह हुआ कि साहब ये जो पत्थर है, ये एक प्रकार का औजार है, और इस औजार का प्रयोग कौन करते थे? आदि मानव करते थे। इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। तो पुरापाषाण काल का हम 2 महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। वो नंबर 1 है भीमबेटका, और दूसरा स्थल है सोहन नदी घाटी। ये 2 स्थल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दोनों स्थल को हमने एलैबोरेट किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इसको ध्यान से देखिए, इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है, यह अक्सर पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ? ये आग का आविष्कार कब हुआ? इन्वेंशन ऑफ फायर, कब इसको इन्वेंट कर लिया गया, कब इनको खोज लिया गया, आविष्कार कर लिया गया?
इतिहासकारों का कहना है कि पुरा पाषाण काल के अंतिम चरण में, पुरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग का आविष्कार हो गया। तो पुरा पाषाण काल का 3 चरण है। नंबर 1 चरण इसका जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। फिर से सुनिए, इनका पहला चरण है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा चरण है मध्य पुरा पाषाण काल। फिर से सुनिए, मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा चरण है उत्तर पुरा पाषाण काल। तीसरा चरण है उत्तर पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। इसी उत्तर पुरा पाषाण काल में, इसी उत्तर पुरा पाषाण काल में आदि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। ठीक है, आग का आविष्कार हो गया, लेकिन ये लोग आग का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सके, अपने दैनिक जीवन में ये नहीं कर सके, इनसे ये अवगत नहीं रहे, इनसे ये अवगत नहीं रहे। तब पुरा पाषाण काल में आग, पुरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आग का आविष्कार हो गया।